हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एमकॉम 4 सेमेस्टर का एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 2025 में। इससे पहले भी हमने इसका एक पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 50 तक का था वो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे भी ज़रूर देख लेंगे। आज के सेशन में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक प्रभावी विज्ञापन रणनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है टारगेट ऑडियंस, लक्षित दर्शक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, विज्ञापन बजट निर्धारण करने के लिए सर्वोच्च नीचे दृष्टिकोण यानी कि टॉप डाउन अप्रोच का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है बजट उच्च प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया चैनल सबसे अधिक लक्षित विज्ञापन प्रदान करता है। टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया या समाचार पत्र। तो इसका स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर है वो है सोशल मीडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षित दर्शक यानी कि टारगेटेड ऑडियंस की पहचान में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। आयु, लिंग, उत्पाद की लागत या जीवन शैली। तो स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग पर्पस से आयु और लिंग के हिसाब से और लाइफ स्टाइल के हिसाब से ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। किस किस एज ग्रुप के हैं, किस जेंडर के हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है। अगर उसी के अकॉर्डिंगली हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो सेल को बूस्टअप मिलेगा। हमारे से पूछ रहा है कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है। कॉस्ट का मार्केटिंग से रिलेशन आंसर है बाजार को उम्र, लिंग, आय आदि के आधार पर विभाजित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पोजीशनिंग ब्रांड को सहायता करता है। पोजीशनिंग ब्रांड को किस प्रकार की सहायता करता है, प्रतियोगियों से अलग पहचान बनाने में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, विज्ञापन की पोजीशनिंग रणनीति को मुख्य रूप से कौन सा कारक प्रभावित करता है। उत्पाद का मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, उत्पादन लागत या कर्मचारी प्रदर्शन। तो इसका आंसर है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विज्ञापन बजट निर्णय को कम प्रभावित करता है। तो इसका है मौसम की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विज्ञापन बजट निर्धारित करने में प्रतिस्पर्धी समानता विधि का क्या तात्पर्य है। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड का क्या मतलब है विज्ञापन बजट का डिसीजन लेते हुए। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रतिद्वंदियों के खर्च के बराबर बजट निर्धारित करना इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लक्षित दर्शक निर्धारित करते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपभोक्ता आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लक्षित दर्शक का सटीक निर्धारण करने का एक बड़ा असर है अधिभावी विज्ञापन संदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बाजार में ब्रांड की पोजीशनिंग प्रक्रिया में कौन सा कदम। तो इसका प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है उपभोक्ता धारणाओं का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विज्ञापन की रचनात्मकता मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है अनोखे और नए विचार से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विज्ञापन में रचनात्मक प्रक्रिया के कौन से चरण होते हैं।
तो यह होता है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन, यानी कि तैयारी, चिंतन, प्रेरणा और सत्यापन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन में रचनात्मक अपील नहीं है, लागत में कमी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, रेडियो विज्ञापनों के लिए कॉपीराइटिंग में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो कहानी और ध्वनि प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, वेब विज्ञापनों के लिए कॉपीराइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो एसईओ अनुकूलन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ की जो है फुल फॉर्म होती है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मीडिया शेड्यूलिंग क्या है। मीडिया शेड्यूलिंग होती है योजना बनाना कि विज्ञापन कब और कहां दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कौन सी मीडिया शेड्यूलिंग रणनीति में निरंतर विज्ञापन किया जाता है। तो निरंतर शेड्यूलिंग में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विज्ञापन की प्रभावशीलता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यह सेल्स डेटा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, केंद्रीकृत विज्ञापन प्रणाली का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है जहां विज्ञापन निर्णय कॉरपोरेट स्तर पर लिए जाते हैं, वह केंद्रीयकृत विज्ञापन प्रणाली होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विकेंद्रीकृत प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया, मुख्य कार्यालय का अधिक नियंत्रण, अधिक लचीलापन और बाजार विशिष्टीकरण अनुकूलन और कम समन्वय की आवश्यकता। तो इसका आंसर है अधिक लचीलापन और बाजार विशिष्ट अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इन हाउस एजेंसी का स्वामित्व किसके पास होता है। कंपनी स्वयं के पास रखती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, इन हाउस एजेंसी की मुख्य हानि क्या है। ऑप्शन दिया है अधिक नियंत्रण, बाजार रणनीतियों में गोपनीयता, बाहरी एजेंसियों की तुलना में सीमित रचनात्मकता या कम विज्ञापन लागत। तो इसका आंसर है बाहरी एजेंसियों की तुलना में सीमित रचनात्मकता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विज्ञापन एजेंसी चयन में पहला कदम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्यावसायिक आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञापन एजेंसी के लिए सबसे आम मुआवजा प्रणाली क्या है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है कमीशन आधारित भुगतान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आईएमसी का पूर्ण रूप क्या है। इसका अर्थ होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, पूर्व विज्ञापन परीक्षण क्या है। व्हाट इज बिफोर एडवर्टाइजिंग टेस्ट। बेटा इसका आंसर जानने से पहले इसका अन्य नाम भी आपको से पूछ सकता है। तो अन्य नाम क्या है, इसको अन्य नाम क्या है, इसको प्री टेस्ट भी बोलते हैं। चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। तो ये क्या है कि विज्ञापन लॉन्च करने से पहला किया जाने वाला परीक्षण पूर्व विज्ञापन परीक्षण कहलाता है और इसको प्री टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एडवर्टाइजिंग टेस्ट सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट के बाद जो टेस्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है, रिकॉल टेस्ट कहलाता है और इसका अन्य नाम पोस्ट टेस्ट भी है। तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, विकेंद्रीकृत विज्ञापन प्रणाली किसके लिए लाभदायक है। तो यह क्विक डिसीजन मेकिंग, तुरंत निर्णय लेने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी विज्ञापन प्रणाली ब्रांडिंग में एक रूपता प्रदान करती है। तो यह केंद्रीकृत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है डिजिटल विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कौन सा प्लेटफॉर्म प्रभावक विपणन के लिए सबसे लोकप्रिय हो गया है वर्तमान समय में। ऑप्शन है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन। तो इसका आंसर है इंस्टाग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है आज के डिजिटल विज्ञापन युग में एक प्रमुख चुनौती क्या है। ऑप्शन दिया गया है उत्पाद की उच्च लागत, विज्ञापन ब्लॉकिंग तकनीक, सोशल मीडिया में कम सहभागिता या रचनात्मक विचारों की कमी। तो इसका आंसर है विज्ञापन ब्लॉकिंग तकनीक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल विज्ञापन का रूप है। मूल विज्ञापन का रूप है प्रायोजित सामग्री, स्पॉन्सर्ड कंटेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है विज्ञापन कौन सी तकनीक विज्ञापन दाताओं के उपभोक्ताओं को लक्षित करने को बदल रही है। ऑप्शन है वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन या 5G टेक्नोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है आज के विज्ञापन में कौन सा एक प्रमुख रुझान है। टीवी एड, ट्रेडिशनल प्रिंट एड्स, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप या नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे बता पाएंगे। आप देखते होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आज के समय में जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ टाई अप कर रहे हैं अपनी मूवीज़ का, अपने टीवी सीरियल का एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रभावक साझेदारी यानी कि इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रोग्रामेटिक विज्ञापन शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका अर्थ है स्वचालित विज्ञापन खरीद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है डेटा चालित विज्ञापन के साथ इनमें से कौन सी प्रमुख चिंता है। तो इसका आंसर है प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता उल्लंघन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है आगामी कुछ वर्षों में किस प्रकार का विज्ञापन सबसे अधिक बढ़ने की संभावना है। प्रिंट विज्ञापन, टेलीविजन विज्ञापन, डिजिटल विज्ञापन या रेडियो विज्ञापन। तो सीधा सा है बेटा डिजिटल विज्ञापन और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न है भारत में विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है। तो इसका आंसर है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन में एक नैतिक समस्या है। धोखाधड़ी वाला विज्ञापन, शैक्षिक सामग्री, प्रमुख समय के दौरान विज्ञापन या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धोखाधड़ी वाला विज्ञापन। आज के समय में AI का यूज करते हुए चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई जाती हैं लेकिन जब वास्तव में उनकी डिलीवरी होती है तो कई बार इसकी रिपोर्ट देखी गई है और समय के साथ साथ यह रिपोर्ट्स बढ़ती जा रही है कि दिखाया कुछ जा रहा है और प्रोडक्ट कुछ और दिया जा रहा है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है विज्ञापन का सामाजिक प्रभाव क्या है। जागरूकता पैदा करना, उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना, नए उत्पादों के बारे में जानकारी देना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत बिक्री के प्रमुख उद्देश्यों में नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ग्राहक को उत्पाद की जानकारी देना, प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों को बदनाम करना, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करना या बिक्री बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन संबंध बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों को बदनाम करना। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जाम में वो क्या है कि बाजार विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल कंपनी के कर्मचारियों का विश्लेषण करना,
केवल प्रतियोगियों के कार्यों का अध्ययन करना, बाजार की प्रवृत्तियों को समझना और पूर्वानुमान लगाना, या केवल पुराने ग्राहकों का रिकॉर्ड रखना। तो मैं समझता हूँ इसका भी आंसर सभी बच्चे सही बता पाएंगे। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि बाजार विश्लेषण का अर्थ होता है बाजार की प्रवृत्तियों को समझना और पूर्वानुमान लगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा हुआ, विक्रय कोटा का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो यह विक्रय कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विक्रय बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य विक्रय और विपणन गतिविधियों के लिए वित्तीय योजना तैयार करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विक्रय क्षेत्र का निर्धारण करने में क्या आवश्यक है? क्षेत्र की जनसंख्या और संभावित ग्राहक इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रय बल का चयन करते समय कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन दिया गया है, उम्मीदवार का संचार कौशल, उम्मीदवार का गाड़ी चलाने का अनुभव, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, या उम्मीदवार का आयु समूह। क्वेश्चन है, विक्रय बल का चयन करते समय कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है उम्मीदवार का संचार कौशल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विक्रय प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को उनके वेतन के बारे में जानकारी देना, कर्मचारियों को बेहतर संचार और विक्रय कौशल प्रदान करना, कर्मचारियों को केवल नई तकनीकों के से परिचित कराना, या केवल कानूनी औपचारिकताओं को समझाना। तो इसका आंसर है कर्मचारियों को बेहतर संचार और विक्रय कौशल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एमकॉम का एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट का पूरे पेपर का सॉल्यूशन, जिसको हमने अपने चैनल पर 2 पार्ट में अपलोड किया है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, यदि आपने उसे नहीं देखा तो उसे जरूर चेक कर लेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय स्टूडेंट। एग्जामिनेशन।